नहीं सर। Come. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Be seated. थैंक यू सर। सौरभ कुमार, आपका इंटरव्यू हिंदी में है यस सर। और आपने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा है और ड्यू से पढ़ा है और जेएनयू में आप रिसर्च कर रहे हैं। यस सर। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर पीएचडी? सर सितंबर 2025 से रिसर्च कर रहे हैं। मेरा टॉपिक है सर सोशल पॉलिसी, सोशल इशूज एंड पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द केस स्टडी ऑफ अल्कोहल प्रोहिबिशन इन बिहार। तो आपकी हाइपोथेसिस उसमें क्या है? कौन कौन से हाइपोथेसिस है उसमें? सर उसमें हाइपोथेसिस है कि जो अल्कोहल प्रोहिबिशन है बिहार में, उसका जो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस है उसका क्या है, और अल्कोहल प्रोहिबिशन से डोमेस्टिक वायलेंस, पब्लिक हेल्थ एंड इससे वुमेन का एजेंसी कैसे मजबूत हुआ है, इनसे रिलेटेड जो भी इशूज है उसको उसमें सर दो ही हाइपोथेसिस हैं। यस सर। अभी प्रेजेंटली 2 हाइपोथेसिस सर। अभी कोर्स वर्क शुरू हुआ है, अभी रिसर्च सर स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। अच्छा, रिसर्च कैसे करते हैं? पहले क्या करते हैं कि रिसर्च करने के लिए? फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू? सर सबसे फर्स्ट थिंग तो जो इशूज होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, उसको सबसे पहले नैरो किया जाता है। उसके बाद एक उसके अनुसार रिसर्च गैप को ढूंढा जाता है। रिसर्च गैप को ढूंढने के बाद फिर जो नॉलेज गैप ढूंढा यस सर उससे फिर रिलेटेड जो लिटरेचर्स होते हैं उनको देखा जाता है, लिटरेचर सर्वे किया जाता है। यस सर। नॉलेज गैप, लिटरेचर सर्वे, उसके बाद उसके बाद सर एक जो अगर फील्ड स्टडी है तो उस फील्ड का एक पायलट सर्वे किया जाता है कि वो फील्ड अप्रोचेबल है या नहीं, वहाँ क्या दिक्कत है, और उसके बाद फिर सर एक सिनॉप्सिस बना करके फिर रिसर्च प्रपोजल को विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी हाइपोथेसिस आया ही नहीं आपके पूरे प्रोग्राम में। यस सर। उसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं सर। कब होते हैं? हाइपोथेसिस पहले होता है, ऑब्जेक्टिव पहले होता है? सर पहले हाइपोथेसिस होंगे, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर सर रिसर्च क्वेश्चंस होंगे और उसमें सेंट्रल क्वेश्चन होंगे। हु इज योर गाइड इन जेएनयू? सर डॉक्टर निशांत कुमार। डॉक्टर निशांत कुमार। अच्छा, निशांत कुमार। यस सर। तो आप अभी रहते कहाँ हैं? सर जेएनयू में। जेएनयू में रहते हैं? Yes. कौन से हॉस्टल में रहते हैं? सर पेरियार। पेरियार में? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने दिन जेएनयू में रहते हुए हुआ आप? सर 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में? Yes. 2.5 महीने में कुछ नया सीखा है क्या? ड्यू से कैसे अलग है जेएनयू? ये सर डीयू से कल्चरली काफ़ी अलग है जेएनयू। डीयू सर एक ओपन कैंपस है, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स और क्लोज कैंपस ना होने के कारण वहाँ सर क्लासरूम्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। डीयू में स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, 500 बच्चे 400 बच्चे एक क्लास में रहते हैं। लेकिन सर जेएनयू में स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, 30 बच्चे 40 बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ सर प्रोफेसर से भी आपसे गाइडेंस लेना आसान है और उनसे बातचीत आसान है, तो इससे सर एक एकेडमिक जो रिचनेस है वो जेएनयू में सर ज़्यादा है। एक बात बताइए, पब्लिक प्लेस का सर्विलेंस करना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? सर पब्लिक प्लेस का सर सर्विलांस 24/7 तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आए तो वहाँ पे मुझे लगता है सर्विलांस सर एक आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर बता के आएगी या अचानक ही आती है? सर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए अगर कुछ सर्विलांस ऐसे किए जाएं जिससे किसी के प्राइवेसी पे अगर खतरा ना हो। पर्टिकुलरली लाइब्रेरी में सर्विलांस करना अच्छी चीज़ है कि नहीं है? सर लाइब्रेरी में सर्विलांस सर अगर ऐसा हो तो उसमें सर मार्जिनलाइज सेक्शन के जो बच्चे हैं या जो एक ओपन यूनिवर्सिटी की अवधारणा है सर, उसको उससे हानि पहुंचती है। लेकिन अगर इससे वहाँ के बच्चों को लाभ हो, उन्हें सीट्स मिल रहे हैं और उन्हें वैसी दिक्कत। क्या ओपिनियन है सर? सर मेरा ओपिनियन है कि इसे सर 2 तरीकों से देखा जाना चाहिए कि आप सर्विलांस अगर करना चाह रहे हैं तो वो करिए, लेकिन लाइब्रेरी की फैसिलिटी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाइए ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कहाँ जुड़ी हुई है? सर्विलांस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सर, मतलब ये शर्त है उसके लिए? सर्विलांस करने के लिए शर्त है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस? सर इसमें कनेक्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ सर सर्विलांस का जो उद्देश्य मकसद देखा जा रहा है वो सर्विलांस का मेनली मकसद ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चों का जो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चे आते ही नहीं है, लेकिन सर बच्चे नहीं आने का रीज़न ये है कि 9 बजे के बाद वहाँ सीट ही नहीं मिलती है। तो 9 बजे तक जो आ गए वो वहाँ रहते हैं, उसके बाद नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सर एक मेन कॉज ऑफ कंसर्न है इस इशू के, पूरे सर्विलांस इशू के पीछे। अच्छा, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ शायद आपको उसका आभास होगा। यस सर। अच्छा, कभी कभी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो कहीं कहीं सीमा के बाहर चली जाती है। सामान्य ये एक कमेंट है किसी किसी के ओपिनियन में। उसके लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए कि वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको मेंटेन किया जाए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को
या अपने बिहेवियर को लोकतांत्रिक सीमाओं के अंदर रखा जाए, स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहीं रखा जाए, स्वच्छंदता में न बदलने दिया जाए। यस सर। क्या उपाय है इसका? सर इसके लिए तो लिंगदेव कमेटी की रिपोर्ट भी है कि छात्र राजनीति किस तरह होनी चाहिए और उस पर किस तरह के आयाम को लिया जाना चाहिए। एक दो रिकमेंडेशन बता दीजिए। लिंक दो सर। एक रिकमेंडेशन ये है कि एक संविधान बनना चाहिए कि किसी भी छात्र राजनीति में कि आप इन तरीकों से जा सकते हैं। आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी संस्थान और किसी तरीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सर, इसमें सर ऐसा किया जा सकता है कि एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को सामने लाकर डेलिब्रेशन के थ्रू, ताकि इसके द्वारा इस तरह के कोई मुद्दे आए ही ना, वैसे समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बिहार से मैं पूछूं। बिहार में जब पहली बार भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बाकी स्टेट ने कैपिटलाइज कर लिया उस पर, बिहार क्यों पीछे छूट गया? पहला बस हम कैसे छोड़ दिए? सर इसके पीछे सर रीजन ये है कि बिहार में सर जो उस समय का सामाजिक परिदृश्य था सर, वो भू सुधार आंदोलन और अन्य कारणों से क्या था कि एक सर सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई। और उस सामाजिक न्याय की राजनीति में सर उस वक्त थोड़ा जो वर्ग भेद है, यानी अलग अलग जातियों के बीच तनाव आ गया सर, और उससे जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ दिक्कत हुई, और इससे एक सर परसेप्शन मैनेजमेंट करने में हम फेल हो गए, जिससे निवेशक बिहार नहीं आए, और फिर उन कारणों से सर हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस समय से पीछे रह गए, जो कि हालांकि हाल के समय में सर उसमें सुधार देखा गया है। तो हाल के समय में दो एरिया बताइए जहां विजिबली सुधार दिख रहा हो, खुली आंखों से दिख रहा हो, दो एरिया। यस सर। सेक्टर बताइए। एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सुधार दिख रहा है, रोड कनेक्टिविटी, इसके मामले में सुधार है, बिहार लगातार रोड कनेक्टिविटी के मामले में टॉप पे। और दूसरा सर हमारा ग्रोथ रेट भी लगातार देश में सबसे ऊपर है, तो ये दिखा रहा है। अंतिम सवाल है आपसे, 100 रुपये आपको दिया गया है, डिफरेंट सेक्टर में बांटिए उसको, किस सेक्टर में आप कितना दीजिएगा 100 रुपये को ऑन 100 स्केल? यस सर। सर 100 रुपये में से 33 रुपये मैं शिक्षा के क्षेत्र में दूंगा, फिर उसके बाद सर 17 रुपये मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देना चाहूँगा, फिर उसके बाद सर 33, 17, 51 हो गया सर। उसके बाद सर मैं अगले जो 10-12 रुपये होंगे वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देना चाहूँगा, फिर उसके बाद सर जो बच रहे हैं 10-12 वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में देना चाहूँगा, और उसके बाद सर अन्य जितने मद हैं, सैलरी और अन्य तरह के जो मद हैं उसको सर, और जो जरूरतें होंगी उसमें और 25% सर जो होगा वो उसे बांट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। कंटीजेंसी नहीं रखिएगा ये सर, वो 25% के अंदर ही रहेगा। हाँ आइए सर। सौरभ जी ये बताइए कि अल्कोहल प्रोहिबिशन जो है बिहार में, है ना, शराबबंदी, इसके लीगल क्या बैकिंग है? सर इसके तो सबसे पहले तो सर डीपीएसपी के आर्टिकल 47 में दिया गया है कि कोई भी जो राज्य है वो शराब और इस तरह की चीज़ों को प्रतिबंधित करेगा। इसके अलावा सर बिहार का जो एक्साइज प्रोहिबिशन का प्रियम्बल है वो भी 2016 में सर वो उसको अमेंडमेंट किया गया है, तो उसमें भी सर इसको लेकर के लीगल बैकिंग किया गया है, जिसको बीच में सर हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, लेकिन उसके बाद सर फिर से राइट टू प्राइवेसी और चॉइस के अधिकार को भी साथ में ला करके इसे अच्छे तरीके से बनाया गया। तो सर ये दो लीगल बैकिंग है फिलहाल। ओके, आपका चॉइस क्या है सर्विसेज का? सर बिहार पुलिस सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। अच्छा, कोई स्पेसिफिक रीजन बीपीएस को पहले रखने का? सर इसके एक तो व्यक्तिगत सर रीजन है कि व्यक्तिगत जुड़ाव उस पोस्ट से महसूस होता है, क्योंकि जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे पिता जिसके अंडर काम करते थे वो बीपीएस से जुड़े थे, तो उनके आंखों में सम्मान दिखता है उनके प्रति। और दूसरा सर एक कानून में बिहार में सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो और बिहार में सर पुलिस की छवि उतनी फ्रेंडली नहीं है, तो इसके कारण कानून की पहुंच भी सर आम नागरिकों तक नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है सर ये चीज़ें अभी बेहद ही जरूरी है, और इनको करने के लिए बीपीएस एक सही मार्ग दिखाता है, तो इसलिए मैंने पुलिस की छवि तो पूरे भारत में जो है फ्रेंडली नहीं है। पुलिस की छवि फ्रेंडली बनाने के लिए मान लीजिए आपको जो है कुछ रिकमेंडेशंस देनी हो कि पुलिस की छवि को कैसे जो है आप फ्रेंडली बनाएंगे, है ना? यस सर। कि आम जनता जो है वो आसानी से जो है पुलिस के साथ अपना संवाद स्थापित कर सके, तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन या क्या क्या सजेशन देंगे? सर पुलिस का काम तो हालांकि सर डिटरेंस को भी बनाए रखना है, लेकिन डिटरेंस और अनफ्रेंडली होने के बीच में एक थिन लाइन है, उसे सर बनाने के लिए मुझे लगता है कम्युनिटी पुलिसिंग एक अच्छा विकल्प है। और उसके साथ ही साथ सर समय समय पे समाज, कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब सर एक जिसमें कम्युनिटी को भी शामिल किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में एज ए स्टेक होल्डर, और उनसे भी बातचीत लिया जाएगा, उनके मुद्दों को जाना जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक एग्जांपल बताइए इंडिया में। सर
सर बिहार में जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग का एक एग्जांपल ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई बिहार के अलावा बताइए। सॉरी सर। सलवा जुडम का नाम सुना है? यस सर। वो कम्युनिटी पुलिसिंग थी? था, लेकिन सर वो एक विवादित नहीं, विवादित तो था। कम्युनिटी पुलिसिंग थी या नहीं थी? यस सर, वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग है। तो क्यों सलवा जुडम को बैन कर दिया गया बाद में? सर मानवाधिकार के मुद्दों के कारण उसे बैन किया तो गया। आपको लगता है कि बिहार में ऐसे मुद्दे नहीं आएंगे? सर ऐसे मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन सर हमें जरूरत है कि इस तरफ कोशिश करना चाहिए सर। ऐसे मुद्दे अगर आएंगे तो उसके भी सर सॉल्यूशंस तो उपलब्ध मानवाधिकार उल्लंघन जो है उसको कंट्रोल करते हुए आप कोई मतलब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे अगर मान लीजिए कम्युनिटी पुलिसिंग सक्सेसफुल हो जाता है? यस सर। क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल रियलाइज दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द पावर. यस If you are giving them uniform, then obviously the human right violation will occur at certain point of time. यस। तो इस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए क्या पहले से ही कदम उठाए जाने चाहिए? यस सर, इसके लिए सर उसको पावर्स, स्टेचुरी पावर्स नहीं दिए जाने चाहिए। वो पावर्स सर सोसाइटी के लेवल पे जितनी ज़रूरी हो, बस वो कम्युनिटी पुलिसिंग में जितना ज़रूरी हो, पावर जो है सर वो यूनिफॉर्म वो पुलिस के ही पास रहना चाहिए। लेकिन बिना स्टेचुरी बैकिंग के सर हम जो जैसे कुछ फ्रेंडली मैचेस हो सकते हैं या कोई एक ऐसा ग्रुप बनाया दिया जा सकता है स्टेक होल्डर्स का, जिससे उनके पास सर रिस्पॉन्स आए और वो फिर करेक्टिव मेजर्स कर पाए, उठा पाए। अच्छा, मीडिया ट्रायल जो है आज की डेट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा विवादित रहता है। तो मीडिया ट्रायल से संबंधित जैसे जेएनयू के केस में ही देखें कि जेएनयू के कैंपस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी की जो है जो एजिटेशन होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बैंड हैं। यस। आर यू अवेयर? यस सर। ये जो सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि कुछ स्पेशल गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस आपको याद है क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है और क्या क्या चीज़ें अलाउड है? सर इन स्पेसिफिक जेएनयू के अंडर सर किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में? यस सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है उसके सर 300 मीटर के आसपास प्रोहिबिटेड है कोई भी प्रोटेस्ट या कुछ भी करना। और वीसी का सर जो होम है उसके आसपास भी जो रेसिडेंस है उसके आसपास भी सर कोई भी जो प्रोहिबिशन इस तरह का जो प्रोटेस्ट होता है वो सर बैन है उतने दूर में करना। लेकिन कुछ सर डेजिग्नेटेड प्लेस हैं जहां आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे जेएनयू के बाहर सर जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां लोग प्रोटेस्ट अक्सर करते हैं किसी भी मुद्दों को लेकर के। अच्छा, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसकी संदर्भ में लीगल क्या प्रोविजंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस? सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सर जैसे आर्टिकल 19 है, ये किसी भी को भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य चीज़ों को बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा सर जो लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें सर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन कैसे रन करेगा, उसके कितने बजट नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताए। राइट टू एसोसिएशन भी तो इसी में आता है। यस सर। वो कौन से आर्टिकल में? सर आर्टिकल 19 है सर। 19 कौन सा क्लॉज? सर क्लॉज 2 शायद सर, सॉरी सर इसमें। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन। यस। सपोज आपको जो है ना जैसे आपका उत्तराखंड में है ना? यस। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अगर आपको बिहार में अप्लाई करना है, यस, ठीक है, तो पहली बात तो ये बताइए कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है और ये फिजिबिलिटी एनालिसिस करते वक्त किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे? यस सर, इसकी फिजिबिलिटी जरूर सर है बिहार में, लेकिन इसके एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले तो सर सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग जरूरी है, जिसमें स्पेशली जो सर मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं, स्पेशली जो आदिवासी ग्रुप हैं या जो रिलीजियस सेंटिमेंट जिससे हर्ट हो सकता है सर, ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे जैन हो चाहे मुस्लिम हो। कितने ट्राइब्स हैं बिहार में? ट्राइब्स सर बिहार में मुंडा है, खैरवार है और मुर्मू भी एक सर ट्राइब है बिहार के अंदर। मुर्मू झारखंड की ट्राइब है ना? हाँ यस सर, लेकिन बिहार में भी सर वो पूर्णिया साइड रहते हैं। ओके, हो है सर, इतना सर मुझे याद है। आप बताइए यूसीसी में क्या बता रहे थे? हाँ सर, यूसीसी में इनके स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा सकता है इनके, और सर यूसीसी को सीधा सर इम्प्लीमेंट नहीं करना सही रहेगा, उसे हम एक पायलट सर्वे के थ्रू पहले टेस्ट कर सकते हैं कि इसका क्या रिकमेंडेशन है बिहार में। जैसे बिहार के किसी एक क्षेत्र को ले सकते हैं, उस क्षेत्र में फिर क्या उसके आउटकम्स आए, उसके बाद सर हम उसे पूरे राज्य स्तर पर देख सकते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप? यस सर। लिव इन रिलेशनशिप सर एक बिहार एक पारंपरिक समाज है, तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के तो सर सामाजिक परिदृश्य में चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, लेकिन सर हम इसको लेकर के जो भी संवैधानिक गाइडलाइंस है उसको कर सकते हैं और इससे किसी भी पक्ष को कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर के हमें बाकायदा सर कानून बनाने की जरूरत है। उससे पहले इसे आर्टिकल क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? आर्टिकल 44 सर। 44, ठीक है, थैंक यू। जी। आपका जिला पूर्णिया है? यस सर। तो
अंग्रेजों ने इसे काला पानी के लिए क्यों चुना था, क्या रीजन हो सकता है? सर पूर्णिया में पहले जूट की खेती होती थी, तो जूट की जो सर खेती होती थी, तो जूट की खेती क्या होती थी कि ऊपर में जूट रहता था और पूर्णिया में पानी सर बहुत कम मतलब जल्दी निकल जाता है सर। तो वहाँ पे जूट की खेती होने से पानी का जो सर वो था वो पोल्यूट हो गया था, काला हो गया था। तो इस कारण सर मुझे लगता है कि वो जूट की खेती से उत्पन्न समस्याओं के कारण अंग्रेजों ने इसे काला पानी कहा था। अच्छा, आपके फादर किसान हैं, तो ये जूट और मक्का वहाँ ज़्यादा होता है? यस सर। तो अभी वो जैसे वहाँ पे महाराष्ट्र में एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया उसे सौराष्ट्र कहते हैं, यस सर। तो ये पूर्णिया क्यों नहीं बन सकता? सर मक्का के क्षेत्र में कोशिशें तो की गई है, इथेनॉल प्लांट भी अभी सर पूर्णिया में लगाया गया है। इसके अलावा गुलाब बाग मंडी में सर एशिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है मक्के का, और पूर्णिया प्रमंडल में सर अररिया जो है वो सबसे ज़्यादा मक्के की खेती हो रही है। तो हम इस दिशा में सर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो मुझे लगता है थोड़ा सर समय लगेगा, क्योंकि बिहार अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में थोड़ा सर पीछे है। अच्छा, ये जो इम्पोर्ट है ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इस पर असर पड़ा है बिहार में जो ये हो रहा है, तो कैसे असर पड़ा है उसका? सर मुझे लगता है सर सप्लाई चेन जो है वो बाधित हुई है। तो सप्लाई चेन बाधित होने से दिक्कत ये आई है कि बिहार में जो सर चीज़ें उत्पादन हो रही है उसका सर सही ढंग से जो है निर्यात नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण सर मुझे ऐसा लगता है कि जो रेट है वो नीचे हो गया है और इससे किसानों को सर नुकसान हो रहा है। अच्छा, बिहार और नेपाल में कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है, यस सर। तो इसका कूटनीतिक क्या महत्व है? सर इसका कूटनीतिक महत्व कल्चरल भी है, कूटनीतिक महत्व ट्रैक टू डिप्लोमेसी में भी ये सर काम आ सकता है कि जब कोई दिक्कत हो तो हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अपना सकते हैं, जिसमें जो समाज के लोग हैं उनको साथ ला करके हम उन दिक्कतों को एक मतलब, और कल्चरली सर ये जैसे जानकी नगर है या माता सीता का, तो उससे भी सर जो है मिथिला क्षेत्र का जुड़ाव है, तो उसके कारण भी सर रोटी बेटी और जो शादी संबंध है सर ये भी बिहार और नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाता है, विशेषकर मधेसी समुदाय के बीच में। अच्छा, आप रिसर्च स्कॉलर हैं और डिबेटर भी हैं, तो मतलब मैं कहता हूँ कि हमें एक पुलिस वाला चाहिए, प्रोफेसर नहीं चाहिए। यस। तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि ऐसा बाइनरी क्रिएट करना तो सही नहीं होगा। मुझे लगता है समाज के अलग अलग क्षेत्र में दोनों की उतनी ही ज़रूरत है। ज्ञान के क्षेत्र में, नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र में हमें प्रोफेसर्स की भी ज़रूरत है, और समाज को सुचारू रूप से चलाने में सर पुलिस वालों की भी आपने जो पहला वाला चूज किया वो पुलिस का किया है ना? यस सर। तो आप का जो बैकग्राउंड है वो एक तरीके से प्रोफेसर या एकेडमिक का। यस सर। तो मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे तो प्रोफेसर नहीं चाहिए, पुलिस वाला चाहिए। यस सर। तो आप कैसे करेंगे जस्टिफाई? सर मेरा जो ये प्रोफेसर या इस रिसर्च से रिलेटेड जो भी सर ज्ञान है वो स्पेशली तो सर वो मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम आएगा, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो थॉट है, थिंकर्स हैं, या उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सर, ये मुझे शासन में भी काम आएंगे। और इसके अलावा सर वर्तमान परिस्थिति में ये जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है वो सर काफ़ी बिहार ओरिएंटेड है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से मुझे रिसर्च के क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा और पुलिसिंग में भी। अच्छा, प्रशासन में सुनना ज़्यादा जरूरी होता है बोलना? सुनना सर। कैसे? सर प्रशासन में कई सारे सर मुद्दे आते हैं एक साथ, तो उन मुद्दों पर सिर्फ आप अपना नज़रिया नहीं रख सकते हैं, नहीं तो उसमें आप एक समावेशी निर्णय नहीं ले पाएंगे। और इंक्लूसिव निर्णय लेने के लिए सर जरूरी है कि हम पहले सुने, उसके बाद सारे तथ्यों पे विचार करें और उसके बाद हम एक सही निष्कर्ष पे पहुंचे डेलिब्रेशन के माध्यम से। टर्न कोट क्या है? टर्न कोट डिबेट कंपटीशन? ये सर टर्न कोट में सर होता है कि आप फॉर बोलते हैं 2 से 2.5 मिनट, फिर आप अगेंस्ट बोलते हैं, और फिर आप दोनों को सिंथेसिस करके आप दोनों का जो अच्छा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको लास्ट में कंक्लूजन में रखते हैं। अच्छा, डिबेट में क्या होता है कि हम कोई एक पक्ष का बोलते हैं, पक्ष की तरफ से। यस सर। पर आप प्रशासन में जाए, हम आपको पक्षपात नहीं करना होता है। यस सर। तो आप कैसे उसको संतुलित करेंगे? सर डिबेट 3 चीज़ों से मिलके बना होता है सर, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो डिबेट में सर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही पक्ष विजयी हो। डिबेट का अर्थ ही होता है सर कि वो अंततः आपको एक सही सोच देता है, सही समझ देता है दोनों चीज़ों को समावेशी निर्णय लेने में। तो मुझे लगता है सर डिबेट इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है सर। अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव हुआ था, यस है ना? यहाँ पर बिहार के एक नेता ने शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। Yes. बिहार की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है। यस। पर जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, तो वो उनको मतलब सीट के थ्रू लगा नहीं कि उसके इस मुद्दे को बिहार ने एक्सेप्ट किया है। यस। तो क्या बिहार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया था? सर हम ऐसा तो सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप 2005 से 2025 की
स्थिति को देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है जदयू, उसने भी सर कई सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो, महिलाओं को स्कॉलरशिप देना हो, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना हो। तो सर शिक्षा, और अभी हाल ही में एक नया हायर एजुकेशन अथॉरिटी भी सर डिपार्टमेंट बना है, जिसके थ्रू हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, और लाखों टीचर की भी सर अभी बहाली हुई है बीपीएससी के थ्रू। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिला है। तो प्रशांत किशोर को सर सिरे से खारिज नहीं किया गया है, बल्कि बिहार सर एक पारंपरिक समाज है, तो वो एक धैर्य मांगता है किसी भी व्यक्ति से। तो मुझे लगता है वो अगर धैर्य की परीक्षा ले रहा है, और अगर वो धैर्य की परीक्षा में सफल हुए, तो बिहार उसे सिर आंखों पे बिठाएगा भी सर। तो शिक्षा का मुद्दा सर गौण नहीं है, वो प्रमुखता से सर हावी है। अच्छा, बिहार के साथ अभी सबसे बड़ी मुद्दा है क्या? सर बिहार में भी सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है सर बेरोजगारी का मुद्दा है, और पलायन का मुद्दा सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा अभी बन चुका है। तो इसका निवारण क्या है? सर इसके निवारण के लिए बिहार सरकार अपने तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से काफ़ी कोशिश कर रही है, जिसमें हाल ही में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, जो बक्सर के नवानगर में और कुमारबाग में सर। तो इसके थ्रू सर इंडस्ट्री को लाया जा रहा है। फिर कुछ आप अपना बताइए कि और क्या होना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो तो कर रही है, आप बताइए आप क्या कैसे देखते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर गैप है, इस गैप को मतलब फिल करने के लिए आपका क्या थॉट है? यस सर, सबसे पहले तो सर बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वरोजगार की जो संकल्पना है उसे मजबूती से लाने की ज़रूरत है। जैसे सर जीविका ही है, तो जीविका को और मजबूत करने की ज़रूरत है। बिहार में सर सीडी रेशियो सबसे कम है बैंकों का, तो हमें लगता है सीडी रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के पास धन आएगा तो सर एक निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सर स्किलिंग की ज़रूरत है बिहार के, इस स्पेशली क्योंकि हम सबसे यंग स्टेट हैं, तो इस स्टेट को सर स्किलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्किलिंग में सर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें हम कमतर हैं। इसके अलावा जो सर ज़रूरत के स्किल्स हैं उसमें भी हम उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक स्किलिंग का एक मेगा सेंटर खोला जाना चाहिए, जिससे बच्चों को स्किल किया जा सके और उसे साधारण तरीके के जॉब्स में भी उसे शामिल किया जा सके, ताकि वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने। इसके अलावा सर बिहार में फीमेल वर्कफोर्स भी जो मेल है उसका 1/3 है सर। तो फीमेल वर्कफोर्स को भी बढ़ाने के लिए हमें उसको अलग अलग सॉफ्ट स्किल सिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा सर उसे जो इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स हैं, जैसे सर सिलाई करना या जो नर्सिंग का स्किल हो गया, फिर या लड़कों को भी नर्सिंग का स्किल, इन सब छोटे छोटे स्किल से सर हमें लगता है एक हम लार्ज जो अभी गैप चल रहा है समाज में, डेवलपमेंट और बेरोजगारी की जो समस्या है, उसे सर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा करके हासिल कर सकते हैं। बिहार में मिनरल भी तो मिलते हैं, सदर्न बिहार में मिनरल भी है। ये सर बेहद कम है सर। तो बेहद कम है, लेकिन वो एक मतलब वो पोटेंशियल भी तो नहीं वो दे पा रहा है जितना ही उसका पोटेंशियल है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। हम लोग इसका क्या उसे नहीं कर पाए। इसका क्या कारण है? एक तो सर टेक्नोलॉजिकल मिसमैच है, और उसके बाद सर दूसरा दिक्कत क्या है कि एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें भी सर मिनरल को लेकर के हमारा फ्रेमवर्क उतना प्रोग्रेसिव नहीं है सर। हम मिनरल्स को झारखंड से अलग होने के बाद उस निगाह से नहीं देखते हैं। हम बस पायराइट और सैंडस्टोन है, ऐसे कुछ मिनरल्स पे ही अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन सर अभी हाल ही में जमुई में सबसे बड़ा रिजर्व मिला है सोने का, तो इस दिशा में सर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी भी गैप सर बना हुआ है इसमें। बना हुआ, ठीक है। आपका पहला प्रेफरेंस है बीपीएस, ठीक है? Yes. है ना? अभी पटना का में न्यूज़ आया था, वहाँ पर किसी बालिका के साथ बहुत कुकृत घटना हुई। Yes. इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ, है ना? Yes. तो ये महिलाओं के साथ अभी भी, जैसे महिलाओं के लिए तो हम पहले कहते थे कि शराबबंदी मतलब सब जो शराब है वो सबसे खराब चीज़ है महिला की, लेकिन उसके बाद भी अब ऐसे ऐसे घटना मिल रही है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मतलब आप ऐसा कुछ ना हो आपके ज्यूरिडिक्शन में, आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो सर जरूरी है कि ऐसे जो भी सेंसिटिव स्पॉट है, विशेषकर गर्ल्स हॉस्टल या कोई भी पब्लिक स्पेस है, तो इसके लिए सर ज़रूरत है 24/7 रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग की सर। ये एक ऐसी पुलिसिंग की जो पुलिसिंग को एज ए करियर ना समझे, एज ए सर्विस समझे, ऐसे सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा सर ये भी ज़रूरत है कि पुलिसिंग को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जाए, ताकि उसके वो रिस्पॉन्स भी करे तो वो जल्द से जल्द उसका निवारण निकल जाए। इसके अलावा सर जो मेन पावर है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे हॉस्टल्स ही हैं, उसमें वार्डन को नियुक्त करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उसका सर पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ऐसे ही अवैध तरीके से कोई हॉस्टल ना चले। तो मुझे लगता है सर ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की इसमें ज़रूरत है, तभी ऐसे कानून इन चीज़ों को हकीकत में बदल पाएंगे। क्योंकि सर कोई कानून ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ को रोक सकता है। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, कोई कानून धरातल में 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है सर। तो समाज और कानून दोनों को सर साथ लेके चलने की जरूरत है। थैंक यू। एक क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन से एक सवाल पूछना है, व्हाई वेस्ट एशिया हैज ऑलवेज बीन ए डिस्टर्ब एरिया? जो वेस्ट एशिया का क्षेत्र है हमेशा से वो डिस्टर्ब एरिया रहा है। यस सर। क्या कारण है उसका? वेस्ट एशिया समझते हैं आप? यस। हाँ, क्या कारण रहा है सर इसके एक तो सर ऑयल का इशू है वेस्ट एशिया में।
और एक सर अमेरिका का इजराइल एक्सिस भी देखने को मिला है। तो सर एक अमेरिकन सुपरमेसी के कारण भी अक्सर ईरान, इजराइल और इन क्षेत्रों में सर स्थिति देखने को दिक्कत हुआ है। इसके अलावा सर